हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस किए। इस लेक्चर में अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर ले लेते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है। सपोज आपको दे रखा है कि एक रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है और इस इक्वेशन के लिए जो रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है K1। इज दैट क्लियर? B कन्वर्ट हो रहा है C के अंदर और इसके जो कोफिशिएंट्स है वो है 2 and 2 और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है K2। ऐसे D कन्वर्ट हो रहा है C के अंदर और इसके जो कोफिशिएंट्स है वो है 2 and 2 और इस इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है K3। क्लियर? और आपसे पूछा गया है कि A कन्वर्ट हो रहा है D, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज K, इसकी वैल्यू क्या होगी, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का K1, K2 और K3 के साथ क्या रिलेशन होगा, दैट इज आस्क्ड इन दिस इक्वेशन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। आंसर देखिए इसका A2D ये आपको डिजायर्ड है। A2D मीन्स इक्वेशन नंबर 3 को आपको रिवर्स करना होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो देखिए इक्वेशन लिखिए आप B। क्लियर? दोनों ही इक्वेशंस को 1/2 से भी डिवाइड करना होगा, दैट इज 1/2 इंटू इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मिल जाएगा भाई आपको, B कन्वर्ट हो रहा है C के अंदर। क्लियर? इक्वेशन नंबर 3 को आपको एक तो रिवर्स करना होगा। क्लियर? रिवर्स करने के बाद C कन्वर्ट हो रहा है भाई D के अंदर और इसको 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा भाई, नया वाला K1 तो ठीक है, K2 इसको आप 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं और जो K3 है क्योंकि अपन ने रिएक्शन को रिवर्स किया है दैट मीन्स वी हैव टू रेसिप्रोकेट इट, दैट इज 1/K3 और 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया है दैट मीन्स 1/2। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखिए C से C कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिल रहा है A2D एंड दिस इक्वेशन इज डिजायर्ड। तो K कैसे मिलेगा आपको ही, K इज इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू K2 पावर 1/2 इंटू 1/K3 पावर 1/2। इज दैट क्लियर? इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K3 अंडर रूट। इसको इस तरीके से मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ एंड दिस इज द सॉल्यूशन अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स affecting equilibrium constant। देखिए ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट जो फैक्टर है वो लिख लीजिए टेम्परेचर। फर्स्ट है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर को समझिए। इक्वेशंस दो तरह की हो सकती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक इक्वेशंस। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस सपोज A कन्वर्ट हो रहा है B के अंदर, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर? और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है सपोज P कन्वर्ट हो रहा है Q के अंदर, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड फॉर दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। यू नो इट वेरी वेल। ओके, और जिसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा वो किस तरीके से होगा भाई, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इस तरीके का मिलेगा आपको डायग्राम।
इधर आपका आ जाएगा एनर्जी वाई एक्सिस पर, और एक्सिस पर आ जाएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्लियर? ये क्या है भाई? के फॉरवर्ड, और इसका सॉरी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा। क्लियर? तो ये के फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, और इसका जो रेट होगा वो होगा आर फॉरवर्ड। क्लियर? इस रिएक्शन के लिए। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसके लिए जो रेट कांस्टेंट होगा के बैकवर्ड, और रेट कांस्टेंट हो जाएगा आर बी। इज दैट क्लियर? ये रिएक्टेंट ए है और ये प्रोडक्ट आपका बी है, इसकी एनर्जी ये है। क्लियर? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इस तरीके का। क्लियर? फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज के फॉरवर्ड एंड रेट इज इक्वल टू आर फॉरवर्ड। फॉर बैकवर्ड रिएक्शन rate constant is Kb and rate is K backward. This is reactant P and this is product Q. Is that clear? Y axis पर अपन एनर्जी लेंगे and x axis के ऊपर अपन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेंगे। ऑफ रिएक्शन। Is that clear? तो अपन इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, फॉरवर्ड रिएक्शन इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है भाई? के एफ, एंड रेट क्या हो जाएगी? के फॉरवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है? के बी, एंड रेट क्या हो जाएगा? के बी। इज दैट क्लियर? और जो डेल्टा एच है वो क्या है? नेगेटिव। ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए दैट इज पी कन्वर्ट इनटू क्यू, इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है? के फॉरवर्ड, एंड रेट क्या है? आर एफ, एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इज के बी एंड रेट इज आर बी। इज दैट क्लियर? और इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ऐसे देखिए, इसको ही कंटिन्यू कर रहा हूं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। क्लियर? इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। क्लियर? इसके लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? के इज इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। इज दैट क्लियर? ओके, मीन्स अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड मीन्स के फॉरवर्ड इंक्रीज होगा। भाई के फॉरवर्ड इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इंक्रीज। अपन ने पहले भी पढ़ा है काइनेटिक्स के अंदर कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। दैट मीन्स के फॉरवर्ड विल इंक्रीज। इसी तरह इसके लिए भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो के फॉरवर्ड विल इंक्रीज। क्लियर? और के बैकवर्ड भी इंक्रीज, और इसके लिए भी क्या होगा भाई? के बैकवर्ड इंक्रीज होगा। क्लियर? बट फॉर दिस रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखिए के बैकवर्ड जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। इसके लिए क्या होगा भाई? के बैकवर्ड क्या होगा? ज्यादा इंक्रीज होगा। के बैकवर्ड ज्यादा इंक्रीज होगा। सो अगर के बैकवर्ड ज्यादा इंक्रीज हुआ और ये कम इंक्रीज हुआ, सो के विल बी क्या होगा भाई? डिक्रीज्ड। जबकि इसके लिए के फॉरवर्ड ज्यादा डिक्रीज होगा और ये कम इंक्रीज होगा, सो के विल बी इंक्रीज्ड। ओके, सो के विल इंक्रीज। अब नेक्स्ट फैक्टर डालिए जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकंड है कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट्स या सब्सटेंसेस। देखिए इसमें लिख लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक कांस्टेंट डज नॉट चेंज, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट does not change with change in concentration of reactants, does not change with change of concentration of reactants. Clear? But change in stoichiometry, but change with stoichiometry तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, बट चेंज विद चेंज इन stoichiometry of reaction, stoichiometry of reaction. Is that clear? थर्ड फैक्टर जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है वो लिख लीजिए, कैटलिस्ट। थर्ड फैक्टर क्या है भाई? कैटलिस्ट। इसमें लिख लीजिए, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ equilibrium constant, catalyst does not change the value of equilibrium constant but it will change the time that is required, but it will change the time that will require to attain equilibrium, that means numerical value of equilibrium constant remains same. That means numerical value of equilibrium constant will remain same. क्लियर? फोर्थ फैक्टर है यूनिट्स इन विच प्रेशर और कंसेंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड। यूनिट्स इन विच प्रेशर और कंसेंट्रेशंस आर एक्सप्रेस्ड। प्रेशर्स और कंसेंट्रेशंस आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है भाई, इसमें लिख लीजिए, इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0,
if delta n is equal to 0, then Kp and Kc do not change with, then Kp and Kc do not change with change in units, with change in units of pressure or concentration. Is that clear? Okay. If delta n is not equal to 0, if delta n is not equal to 0, then Kp and Kc values, then Kp and Kc values changes with change in units of pressure and concentration. Changes with change in units of pressure and concentration. इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफरेंट रिलेशंस समझ में आए होंगे और कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर अपन एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टडी करेंगे। थैंक यू।